हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आज के एग्जाम्स के बारे में। तो जैसे कि आज हमारा फिजिक्स का एग्जाम हो भी चुका है एंड उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो अब आज का क्वेश्चन है कि आप पेपर वाकई में टफ था या मॉडरेट था। तो वैसे एग्जाम खत्म हो चुका, तो अभी ये कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी आप फोकस कीजिए आपके नेक्स्ट एग्जाम पर जो केमिस्ट्री का है। एंड उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री का एग्जाम आपका और भी अच्छा जाए। तो आज का जो पेपर है वो ना तो टफ है ना बहुत सिंपल था। ये जो एग्जाम है काफी मॉडरेट एग्जाम था। तो काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि डेरिवेशन भी नहीं है। एक्चुअली डेरिवेशन तो है, लेकिन उसको काफी घुमा के क्वेश्चंस को दिया हुआ है कि जो बच्चे काफी कंफ्यूज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि ये डेरिवेशन है ही नहीं है। तो डेरिवेशंस अगर देखें तो काफी सारे डेरिवेशन इसमें है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं। तो अभी मेरे पास जो सेट है वो सेट है आपका सेकंड सेट। तो अभी आपके पास अलग अलग सेट हो सकते हैं, लेकिन जो सभी सेट्स में जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट सेम थे। ओके, बस क्वेश्चंस के जो पोजीशंस है, उनकी जो नंबर्स है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है सब में सेम थे। तो अगर हम बात करें एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में आपके 16 क्वेश्चन है एंड काफी अच्छा इसमें पूछा हुआ है। लाइक आप किससे पूछा हुआ है कि जो मेटेलिक स्पेयर होता है उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। ओके, एंड यहाँ पर आपको सेल्फ इंडक्शन जो है उसका डायमेंशन पूछा हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड साथ ही साथ पूछा हुआ है कि जो यहाँ पर एक सर्कल है जो स्पेयर टाइप सॉरी यस जो लूप है, उसके लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे एंड मुझे लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे। ओके, एक काफी बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो इसकी आपको क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होगे तो ऑफकोर्स ये पेपर इतना टफ नहीं था। ओके, तो पेपर मॉडरेट था एंड अच्छे से किया जा सकता था। तो इसी तरह से जो सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में हमारे 17, 18, 19, 20 और 21 जो क्वेश्चन है। अगर बात करूं मैं 17 क्वेश्चन की, तो 17 क्वेश्चन जो मेरे पास सेट सेकंड है। तो इसमें आपको निकालना था फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टू वायर्स व्हेन दे आर जॉइंड सीरीज एंड पैरेलल। तो जब इनको सीरीज में और पैरेलल में जोड़े तो उस केस में इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगा। ओके, केस ये है कि आपके पास दो वायर है जो कि सेम मेटल की है एंड यहाँ पर उनकी लेंथ सेम है, बट उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना था करंट के साथ, ओके, या फिर रेजिस्टेंस के साथ। तो करंट और रेजिस्टेंस के साथ दोनों के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें सीरीज में, तो सीरीज में आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, सेम होगा। एंड जो पैरेलल है वहाँ पे क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको नॉर्मली हम कर सकते हैं। इसी तरह से आपको लिखा हुआ है कि ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब आपका जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से ज़्यादा हो, जब 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो बैंड डायग्राम है उसमें जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा शिफ्ट होता है। ओके, तो ये भी होप आपने अच्छे से किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है मेरे पास यहाँ पर, तो आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ओके, जिसमें इसने दिया हुआ है मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो। ओके, और यहाँ पे इसने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स। ओके, तो उसकी जो इंटेंसिटीज है, ओके, उसका वैल्यू पूछा आपसे। तो मैक्सिमा मिनिमा दिया हुआ है एंड इंटेंसिटीज की वैल्यूज पूछा हुआ है। तो यहाँ भी इसको हम निकाल सकते हैं। ओके, तो निकालना बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब वैल्यूज आपको ज़्यादा पुटअप नहीं करना। सिंपल सा फॉर्मूला था कि I1 अपॉन I2 या फिर मैक्सिमा अपॉन मिनिमा इक्वल, मैक्सिमम में क्या होता है 1 A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर एंड मिनिमम में क्या होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग के यहाँ पर हो जाता। तो इसी तरह से आपको जो 20 क्वेश्चन है, ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर, ओके, तो ये भी आप हो सकता था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। 21 क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करवाई है। तो बाइंडिंग एनर्जी में आपको सारी वैल्यूज गिवन है और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करना क्या था कि मास डिफेक्ट निकालना था और मास डिफेक्ट के बाद आपको 931 से मल्टीप्लाई करनी थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको याद होगा कि जो एनर्जी होती है किस मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ओके, किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग, तो उसकी अपनी खुद की एनर्जी होती है। ओके,
तो वो एनर्जी वेलोसिटी भी होगी, उसका अपना फ्रीक्वेंसी भी होगा, उसका वेवलेंथ भी होगा। तो वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पर। ओके, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है वो कैसे डिपेंड करता है कैसे नहीं, उस चीज को आपको बताना था। ओके, तो यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट लगते। एक तो आपका एंगुलर मोमेंटम, ओके, जो एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, एंड दूसरा यहाँ पे आपको लगता सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल कूलम्ब फोर्स। ओके, इन दो इक्वेशंस का यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते थे। तो 3 नंबर में क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको दिया हुआ है कि जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन करना था। तो ये इक्वेशन क्या है कि भाई जो एनर्जी आ रही है जो ओके किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच न्यू, इक्वल किसकी होती है, वर्क फंक्शन प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे। उसके बाद इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपको नॉर्मली हम बता सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट द बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बायो-सेवर्ट लॉ को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल ए एंड बी, each of radius r carrying current I and delta 3I respectively are placed concentrically in xy and yz plane. Okay, find the magnitude and direction of the net magnetic field at their common center. तो इसके कॉमन जो सेंटर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का आपको मतलब जो एक्सप्रेशन थी वो निकालनी थी। तो ये भी नॉर्मली हम कर सकते हैं। ओके, तो इतना टफ नहीं है ये भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि क्या लूप है, तो लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आपको कंफर्म होना चाहिए, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ओके, तो ये हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक है, तो ये चीज समझ में आती है कि एक का रेडियस थोड़ा कम होगा, एक का थोड़ा ज्यादा होगा, इस तरह से। ओके, तो एक बस ध्यान रखना कि एक वाई जेड प्लेन में और एक वाई जेड प्लेन में, एक सॉरी एक्स वाई में और एक वाई जेड प्लेन में। तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है कि एक तो एक्स एक्सिस में जाएगा, एक वाई में जाएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरह से। तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग क्या करके आए, जो भी करके आए वो अच्छा ही है। ओके, टेंशन नहीं लेना, बस अभी तो मैं कहूँगा कि फोकस कीजिए नेक्स्ट एग्जाम पर। ओके, जैसे कि 24 का जो और पोर्शन में दिया है इसमें, तो यहाँ पर दिया हुआ कि रेक्टेंगुलर लूप है, उसकी जो साइड एल और बी है। ओके, जो करंट है इसमें आपका क्लॉकवाइज है। तो राइट द मैग्नेटिक मोमेंट एम। तो मैग्नेटिक मोमेंट एम निकालना है। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डाइपोल मोमेंट होता है, लाइक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ओके, डाइपोल क्या था कि P इक्वल Q इंटू 2L। इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, M इंटू 2L। ओके, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एंड दूसरा ये भी फॉर्मूला था कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिपेंड करता है कि इस पर आई और ए पर। ओके, करंट और ए पर। तो यहाँ पर जो लूप की जो साइड्स है वो एल और बी दी हुई है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि द लूप ऑफ प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड फ्री रोटेट अबाउट द एन एक्सिस विच परपेंडिकुलर टू बी, प्रूव दैट द लूप एक्सपीरियंस द नो नेट फोर्स बट अ टॉर्क। ओके, तो यहाँ पर आपको टॉर्क निकालना है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आपने टॉर्क निकाला था, इसी तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पे भी इसको हम कर सकते हैं। ओके, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है और उनका आपको एक दो पूछा है, जैसे माइक्रोवेव पूछा और अल्ट्रा वायलेट वेव्स पूछा है। ओके, तो इनकी रेंज लिखनी थी आपको और वन यूज ऑफ। ओके, तो इनमें से किसी मतलब जो आपको माइक्रोवेव है और जो अल्ट्रा वायलेट वेव है उनका यूज लिखना था। तो अगर मैं देखो, क्योंकि वीडियो अगर मैं सभी क्वेश्चन बात करता हूँ तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, तो अभी नॉर्मली बात करते हैं। एक 27 क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। डिप्लेशन लेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी थी, तो ये भी अच्छा हो जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। एंड 28 क्वेश्चन इसमें काफी अच्छा मुझे लग रहा है। इसने दिया हुआ कि थ्रो पॉइंट चार्जेस। ओके, एक 5 माइक्रोकूलम है माइनस के एंड एक 2 माइक्रोकूलम है, लोकेटेड इन फ्री स्पेस एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर। ओके, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था ये, थोड़ा कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन इसको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो बिकॉज यहाँ पे चार्जेस है और इनकी पोजीशन गिवन है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो
आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि V इक्वल W/Q, तो वहाँ पर W इक्वल क्या जगह V इंटू Q, तो आप पोटेंशियल निकाल लीजिए चार्ज आपके पास है ही, ओके, जिस चार्ज को भी आप मूव करा रहे हैं, ओके। तो ऐसे कंसिडर करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था, जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, तो बहुत नॉर्मली हो जाता, ओके। तो जो केस स्टडी है, केस स्टडी काफ़ी ठीक दी है, क्योंकि केस स्टडी आपका लाइट पोर्शन से है, एंड एक जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर है, ओके, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना होता है, ओके। तो ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं थी, मतलब पेपर मॉडरेट था, मैं ये नहीं कहूँगा कि टफ नहीं था, और हो सकता है कि आपको टफ लगा हो, बिकॉज अभी आप 12th में है तो अपना सिलेबस सभी को टफ लगता ही। जब मैं 12th में था शायद मुझे भी 12th का सिलेबस टफ लगता था, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो बच्चे शायद अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो उनको ये पेपर मॉडरेट लगा होगा। मॉडरेट का मतलब ये है कि ना तो बहुत टफ है ना बहुत सिंपल है, एंड तो ठीक है, जैसे भी हुआ। तो अभी तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट पेपर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एंड उम्मीद करता हूँ कि आज का पेपर आपका अच्छा ही गया होगा, कोई बेकार नहीं, क्योंकि पेपर काफ़ी ठीक बना हुआ है। एंड इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर नेक्स्ट अच्छा जाए, तो हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय। और हाँ, यही आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो, जब आपको पेपर मिले तो पेपर जब आपको मिलता था अबाउट 15 मिनट्स के आसपास मिलता, तो आप उसको अच्छे से रीड कीजिए, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आप अपने जो माइंड है उस पर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि प्रेशर डालोगे तो जो आपने याद करके गए हो तो वो भूल जाते हैं, एंड जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो क्रिटिकल थिंकिंग जो पेपर आपसे रिक्वायर करता है, ओके। तो क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर बनाता है, क्योंकि सीबीएसई का पेपर जो होता है ना, बहुत ऐसा पेपर होता है कि ये बहुत लेंथी पेपर नहीं होता है, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, मतलब आपको थोड़ा क्रिटिकल सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो आप अच्छे से पेपर भी नहीं कर पाओगे, ओके। तो सबसे पहला थिंकिंग, ओके। अगर आप थिंकिंग अगर आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि यस इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, ओके, तो पहले काम है आपका क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको अच्छे से लिखना, ओके। तो यही है कि मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था कई बार कि आप जितना भी लिखें, एप्रोप्रिएट लिखें, कि जितना पूछा हुआ उतना आंसर करें, फालतू आंसर ना करें, ओके। एंड क्वेश्चंस कई बार हमें थोड़ा घुमावदार मिल जाता है, लाइक जलेबी घूम घूम एंड घूम, तो उसका आंसर बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा घूम घूम वाला होता नहीं। लाइक जैसे जलेबी होता है ना आपकी, गोल 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 गोल, एंड जो लेकिन जब उसको खाते हैं तो मिठास तो वही वाला है क्वेश्चन के अंदर, जितना घूमता है क्वेश्चन, ओके, वो उतना सिंपली होता है, ओके। तो उसके अंदर उतनी मिठास ज़्यादा आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, एंड आपकी जो इन फ्यूचर जो आगे लाइफ आने वाली उसके लिए मैं आपको विश करूँगा। और अभी जो हमारा नेक्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का एंड मैथ का, कुछ बच्चों का बायो भी है, ओके। सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और इसी उम्मीद के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय। और मैं मिलता हूँ आपसे केमिस्ट्री वाले एग्जाम के दिन।